हेलो दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो है वो बेस्ड रहेगा 10th क्लास के। जैसा कि मैंने आपको पहले से वादा किया था कि मैं 10th का पूरा सिलेबस आपके सामने कंप्लीट करूंगा, आपके सामने सारे वीडियोस रखूंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। और पहले हम लेंगे केमिस्ट्री का पार्ट एंड देन बायोलॉजी एंड देन फिजिक्स। तो आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सिलेबस में भी काफी कुछ चेंजेस आया है। तो केमिस्ट्री का जो फिफ्थ चैप्टर है उसको ओमिट कर दिया गया है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनको रखा गया है। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो पहले देखेंगे कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन और उसकी इक्वेशंस कैसे अपन फॉर्म कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर का नेम हो गया। तो इसका एक माइंड मैप बनाया है, फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझेंगे। तो फ्लो चार्ट में हम देख रहे हैं दो पार्ट कर दिए। एक तरफ मैंने लिख लिया रिएक्शन और दूसरी तरफ लिख लिया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला तो हो गया कि रिएक्शन क्या होता है, कैसे अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। और दूसरा जो है उसमें कितने वेराइटी होती है, कितने टाइप्स होते हैं रिएक्शन के, केमिकल रिएक्शन के। तो केमिकल रिएक्शन जब अपन पढ़ेंगे इन डिटेल में तो उसके थ्रू क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे मैंने कहा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट्स है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है। तो अपन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, फिजिकली हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो उसके कलर के अकॉर्डिंग अपन फिजिकली डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके स्टेट के अकॉर्डिंग। अगर गैसेस है और सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड से गैसेस में हो रहा है, जो भी स्टेट चेंज हो रहा है उसके थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर रिलीज हो रहा है या कंज्यूम कर रहा है अकॉर्डिंग टू हीट एनर्जी, तो भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये काफी सिंपल फिजिकल फैक्टर है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट वे टू राइट द वर्ड इक्वेशंस। तो कैसे लिखते हैं इक्वेशंस को, इसके बारे में कुछ रूल्स देखेंगे। यहां पे एक इक्वेशन दे रखी है कि Mg प्लस O2। Mg यानी मैग्नीशियम की रिबन को जब अपन जलाते हैं तो जलने के बाद में उससे क्या फॉर्म हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जलती है। तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। और फॉर्मेशन किसका हो रहा है, पाउडर के फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो इसके थ्रू हम स्टेट चेंज हो रहा है उसके थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये डिजलिंग जो लाइट पैदा करेगा, वो जलेगा तो एक बहुत ही चमकीली लाइट पैदा करती है। इट मींस जो मैग्नीशियम जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और ऑक्साइड बना रहा है मैग्नीशियम का। तो ये वेरी सिंपल टाइप ऑफ रिएक्शन है। अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप कितने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्जोथर्मिक के थ्रू हम समझेंगे। एक्जोथर्मिक का मीनिंग होता है कि जब रिएक्शन होता है तो एनर्जी जो है, एनर्जी अगर रिलीज हो रहा है तो अपन बोलेंगे एक्जोथर्मिक। सेकेंड जो यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगी वो मिलेगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एक और अपन टाइप के अकॉर्डिंग देखेंगे एंडोथर्मिक, जहां पे एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो टर्म से काफी क्लियर हो रहा है कि एक एटम जो है वो दूसरे एटम को रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो डबल जो एटम है एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को, उसको अपन काफी डिटेल में देखेंगे कि किसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, किसको रिडक्शन बोल सकते हैं। तो ये था अपना फ्लो चार्ट, माइंड मैप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चैनल का लोगो है एडिको और चैनल का नाम है एडिको। तो अगर आपको सब्सक्राइब करना चाहो तो एडिको आप सर्च करोगे तो चैनल आ जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये था अपना माइंड मैप। अब चलते हैं इन डिटेल। इस चैप्टर को हम
दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज एक फर्स्ट वीडियो करेंगे एंड नेक्स्ट उसका सेकंड जो वीडियो रहेगा उसमें अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे O2 थोड़ा नीचे की तरफ है, टाइपिंग में बहुत दिक्कत आता है इसलिए। Mg मैग्नीशियम जो रिबन है उसको आप जब जलाते हो तो इन प्रेजेंस ऑफ O2 वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, MgO में। ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये देखो अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। वाई अनबैलेंस्ड, यहाँ पे जब आप देखोगे एटम की संख्या तो यहाँ पे Mg का 1 एटम है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे एक ही है। इसको अपन कह सकते हैं कैसा है, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। जब एटम के नंबर अगर इनबैलेंस है तो उसके कारण तो मास जो होगा दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो भी इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर मास इम्बैलेंस है तो अपन कह सकते हैं ये कैसी रिएक्शन है, अनबैलेंस इक्वेशन है। तो नंबर ऑफ एटम और मास बोथ मस्ट बी इक्वल। अगर आप रिएक्टेंट में देखें तो जितना मास होना चाहिए उतना का उतना प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। अगर आप एटम की बात करते हैं तो जितने एटम रिएक्टेंट में होते हैं उतने के उतने प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। अब इसी का देखो बैलेंस्ड वर्जन क्या है, अगर हमने यहाँ पे 2 mg ले लिया तो यहाँ पे 2 mg है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए। तो ऑक्सीजन भी 2 है। तो अगर आप इन दोनों का रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का अगर आप मास काउंट करोगे तो इक्वल आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो ये कैसी रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके, तो बैलेंस्ड रिएक्शन में मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम होना चाहिए और एटम्स जो है उनका नंबर भी सेम होना चाहिए। अब ये किस टाइप की रिएक्शन है, एनर्जी एब्जॉर्ब। अगर एनर्जी को कंज्यूम करे तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। अगर एनर्जी रिलीज करती है कोई एनर्जी तो इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। तो ये किस टाइप की एनर्जी रिलीज करती है, हीट एनर्जी के फॉर्म में, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो ये जो रिएक्शन है ये कौन कौन से लॉ, कौन कौन से रूल जो है वो फॉलो करती है। तो देखो, फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब आप इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड LHS साइड का अगर आप पूरा मास निकालोगे और इस तरफ सॉरी LHS और RHS इन दोनों का अगर मास निकालोगे तो दोनों का मास इक्वल होगा, जो किसको फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नंबर ऑफ एटम्स, अगर आप देखोगे दोनों तरफ एटम्स नंबर जो मैंने बताया है आपको दोनों तरफ इक्वल है, तो दोनों तरफ नंबर जो है एटम्स के वो सेम होंगे। थर्ड वन, बोथ रिएक्शन है बोथ द वी कैन से फैक्टर, एक रिएक्टेंट भी है। रिएक्टेंट में कौन सा आएगा, जो एरो होता है, ये जो एरो है इसके लेफ्ट हैंड साइड के ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और राइट हैंड साइड के ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो दोनों आवश्यक है कि दोनों का प्रेजेंस, इसी के दौरान इसको अपन कह सकते हैं कि ये रिएक्शन है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का होना अनिवार्य है। देन अगर रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, रिएक्शन। जैसे मैंने लिखा A+B और एरो और C+D, तो ये देखिए ये एरो है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये रिएक्टेंट होंगे और राइट हैंड साइड में क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। तो दोनों की प्रेजेंस जरूरी है। और ये जो एरो है ये किसको इंडिकेट करता है, रिएक्शन को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शन के थ्रू ये प्रोडक्ट बना। तो ये तो हो गया आपका रिएक्टेंट, ये क्या हुआ, रिएक्टेंट्स, और इस तरफ जो होगा वो हो जाएगा आपका प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स रिटन एज सॉलिड एस, जैसे यहाँ पे आपका Mg जो है, यहाँ पे Mg जो है Mg ये किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। फिर O2 जो है ये किस फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में। ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बन रहा है, 2
MgO। तो MgO बन रहा है जो किस फॉर्म में है, सॉलिड पाउडर के फॉर्म में बन रहा है। तो इसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह की स्टेट है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स रिटन एज सॉलिड, लिक्विड, एक्वस, गैसेस। ओके, तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि किसके थ्रू किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कौन सी स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। स्केलेटल इक्वेशंस आर यूजुअली अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। देखो, एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, स्केलेटल इक्वेशंस। स्केलेटल इक्वेशंस का मीनिंग होता है कि अगर अनबैलेंस्ड इक्वेशंस है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्केलेटल इक्वेशंस। ओके, और उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसको बैलेंस्ड फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे, तब अपन कह सकते हैं कि हाँ, बोथ साइड हैव सेम मास एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो स्केलेटल इक्वेशंस आर यूजुअली अनबैलेंस्ड इक्वेशंस, बट देयर आर फ्यू व्हिच नीड नॉट टू बी बैलेंस्ड एज दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि कुछ एक इक्वेशंस ऐसी होती है जिसको, जैसे यहां पे अपन देख सकते हैं कि ये अनबैलेंस्ड है। देखो, ये C और O2 मिलके CO2 बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये स्केलेटन इक्वेशंस क्यों है, क्योंकि इसको जब आप बैलेंस्ड करोगे तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ये अनबैलेंस्ड है, इसमें कोई मैंने एटम नंबर या कुछ भी चेंज नहीं किया, लेकिन जब आप उसको बैलेंसिंग करोगे देन ऑल्सो सेम पोजिशन, हियर इज C, only carbon in solid state, O2 and then formation of CO2, because this one is already in balanced condition। तो इस टाइप की रिएक्शन है अनबैलेंस्ड, मैंने उसमें कुछ भी अपनी तरफ से नंबर में चेंजेस नहीं किया, मैंने इसका बैलेंसिंग नहीं किया, लेकिन जब आप इसका बैलेंसिंग करोगे तो भी उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है। एक अच्छा एग्जांपल है, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और O2 रिलीज होती है। अब देखो, यहाँ पे मैंने कहीं पे भी एटम या बैलेंसिंग नहीं किया, अनबैलेंस्ड है, स्केलेटन टाइप ऑफ इक्वेशंस है। जब आप इसका बैलेंस देखोगे तो भी आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। देखो, जिंक 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे SO4 है तो यहाँ पे SO4 है, तो कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एटम्स और मासेज जो है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का सेम है। एक और एग्जांपल, अच्छा, सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो सल्फाइड बनाता है। यहाँ देखो, ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, सल्फर का एक, सल्फर का एक, तो नो नीड टू चेंज। तो ये क्या है, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड में भी आप देखोगे सेम टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो अनबैलेंस्ड है, लेकिन जब उसको आप बैलेंसिंग करते हैं तो भी उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता। तो वापस एक बार देख लेते हैं, स्केलेटल इक्वेशंस आर यूजुअली अनबैलेंस्ड रिएक्शंस or equations, but there are few which need not be balanced as they are already balanced। वो already balanced होती है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। The process in which new substances with new properties are formed from one or more substances is called chemical reactions। कोई सब्सटेंसेस है, ठीक है, ये फॉर्म कर रहे हैं न्यू सब्सटेंसेस, जैसे मैंने कहा C&D फॉर्म कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी दोनों की अलग है। ओके, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज, ये न्यू सब्सटेंसेस है विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस के थ्रू। तो ये जो है सब्सटेंसेस वो फॉर्मेशन कर रहे हैं सम न्यू सब्सटेंसेस एंड विच हैव न्यू प्रॉपर्टीज। अब इसमें जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और जो न्यू प्रॉपर्टी वाले जो सब्सटेंसेस बनेंगे आफ्टर द रिएक्शन, दीज आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। तो देख लीजिए, द सब्सटेंसेस which take part in chemical reactions are called reactants। ओके, तो रिएक्टेंट क्या है, A and B। The substances which
are formed in the chemical reaction are called products। तो यहाँ पे सी एंड डी क्या है, products है। तो एक बार वापस अपन ओवरव्यू देख लेते हैं। ये यहाँ पे हम देखेंगे कि एक रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखा कि रिएक्शन अनबैलेंस्ड है तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं। जब बैलेंस करते हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशन फॉलो होती है। तो इसमें फर्स्ट वन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर ऑफ एटम्स रिमेन सेम, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर कंपल्सरी फॉर द एनी केमिकल रिएक्शन, और फिजिकल स्टेट को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें दो तरह की रिएक्शन बताई हुई है। वन इज एंडोथर्मिक जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एक्सोथर्मिक जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्केलेटल इक्वेशंस। स्केलेटल इक्वेशंस मींस क्या होता है, एक अनबैलेंस टाइप ऑफ इक्वेशंस होती है जिसमें अपने को रिक्वायरमेंट नहीं होती है यानी चेंजेस की फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बैलेंस रिएक्शन है। उसको बैलेंस रिएक्शन बनाने के लिए किसी भी तरह की कोई अपने को रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें अपन ने एक एग्जांपल लिया कार्बन और ऑक्सीजन के थ्रू फॉर्मेशन होना CO2 का, जिंक सल्फेट और H2 का रिलीज होना, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फाइड का बनना किसके थ्रू, सल्फर और ऑक्सीजन के थ्रू। उसके बाद में हमने डेफिनेशन देखा कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन। ओके, उसके बाद में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जो डेली रूटीन में अपन देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन होना, फूड का ब्रेक डाउन होना, और फिर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होना। जैसे सपोज करो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फूड लेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फूड के थ्रू फॉर्मेशन होना न्यूट्रिएंट्स का, जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फिर उसके थ्रू होना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन होना। तो ये सारी क्या है, ये सारी रिएक्शंस है। ओके, यहाँ पे रेस्पिरेशन एक्चुअल जब अपन देखेंगे इनसाइड द सेल, तो रेस्पिरेशन में होता क्या है, रेस्पिरेशन जो है C6H12O6 का ब्रेक डाउन होना, किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। और ये किससे रिएक्शन करेगा, इसमें जो एंजाइम रहते हैं उसके थ्रू ये 6 कार्बन कंटेनिंग है, ये 3 कार्बन कंटेनिंग है। तो ग्लूकोज का एक बड़ा मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और पायरुवेट के थ्रू अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो CO2 का बनना, H2O का बनना, और साथ में एनर्जी का रिलीज होना। तो ये भी क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके, आयरन के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन अपन ने देख ही लिया, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड दैट वन आल्सो टाइप ऑफ रिएक्शन। कर्ड में क्या होता है, सबसे पहले मिल्क से कर्ड का बनना, मतलब मिल्क में होता है लैक्टोज शुगर इन प्रेजेंस ऑफ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, और ये लैक्टोज जो है वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, और इस कार्बोहाइड्रेट से एसिड का फॉर्मेशन ही अपन बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आप सबस्ट्रेट रिएक्टेंट देखोगे तो एक कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे प्रोडक्ट देखोगे तो एक एसिड है। तो ये सारे क्या है, केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, चेंज इन स्टेट, कोई लिक्विड है तो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड है तो लिक्विड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ या सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। चेंज इन स्टेट हो सकता है, कलर में चेंजेस आ सकता है, टेम्परेचर में चेंजेस आ सकता है, और फॉर्मेशन हो सकता है गैसेस का। तो बहुत ही अच्छा एक फ्लो चार्ट है कि वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन वर्ड अपन लिखेंगे, जैसे मैंने एक लिखा, जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है, और हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ये तो मैंने वर्ड में लिख लिया। अब मैंने बताया था कि ये एरो जो है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट है। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड वाला है उसको अपन क्या बोल सकते हैं,
प्रोडक्ट बोल सकते हैं। अब इसी वर्ड को अपन केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इनके सिंबल लिखने रहेंगे। जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होता है? H2SO4 होता है। और जो प्रोडक्ट बन रहा है जिंक सल्फेट का सिंबल क्या होता है? ZnSO4 होता है। और हाइड्रोजन का क्या होता है? H2 होता है। तो सेम उसकी तरह अपन क्या कह सकते हैं, ये भी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, और ये है आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट बोलेंगे, राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये था अभी तक का कि केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखना होता है, कैसे डिनोट करना है, कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो वर्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे आपको काफी सारी रिएक्शन लर्न करनी होती है, आपको सिंबल वाइज करनी रहेगी, और उसका फिर जो भी आगे आपको मास या जो भी आपको फाइंड करना है या बैलेंसिंग करना है, तो उसके अकॉर्डिंग करोगे। केमिकल इक्वेशंस को सिंबल के थ्रू आप रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट आता है कि केमिकल इक्वेशंस जो है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो देख लेते हैं। ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशंस, अभी अपन ने देख ही लिया। इट इन्वॉल्व यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट, जैसे जिंक है तो जिंक का क्या है? Zn। और केमिकल फॉर्मूला जैसे जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? ZnSO4। ठीक है। ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट आल्सो वी कैन राइट। ओके, इन ब्रैकेट मैंने बताया था कि कौन सा फिजिकल स्टेट है। एस है तो एस लिखना है, जी है तो जी लिखना है। ओके, द नेसेसरी कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड एनी कैटलिस्ट, इनका बहुत बड़ा रोल रहता है इन तीनों का। ये तीनों फैक्टर जो है रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और इसको स्टॉप कर सकते हैं, और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। शुड बी रिटन ऑन नैरो बिटवीन रिएक्टेंट, एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो ये एरो है, एरो के ऊपर लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो कोई एंजाइम है या बाय कैटलिस्ट है या कैटलिस्ट है, अपन कैटलिस्ट का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, टेम्परेचर लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे आप लिखना चाह रहे हो कि सपोज यहाँ पे लिख लिया आपने 100 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरो के ऊपर नीचे। मैग्नीशियम इज बॉन्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अपन ने रिएक्शन देख लिया था कि 2 MgO2 के साथ रिएक्शन करेगा, 2 MgO। ये क्या है? बैलेंस्ड फॉर्म है रिएक्शन का, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी तक का आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो एजुको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर can neither be created nor be destroyed in chemical reaction। जो भी मैटर है, जो भी आपका रिएक्टेंट्स है, तो ना तो क्रिएट हो रहा है ना वो नष्ट हो रहा है, मतलब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे आपका रिएक्टेंट है तो वो एज इट इज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट का कुछ पार्ट जो है वहां से रिमूव हो गया और प्रोडक्ट में जो है कुछ कम पार्ट और मैटर जो है वो फॉर्म हो गया। तो मास कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, इट मीन्स कि मैटर मैटर जो है न तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, वो ओनली केमिकल रिएक्शन के थ्रू वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ओके, सो द नंबर ऑफ एटम्स of element involved in chemical reactions should remain same as in reactant and product। अपन किसी भी रिएक्शन में देखेंगे तो इनका जो नंबर जो रहता है वो सेम रहता है। जैसे अपन ने बात की थी Zn प्लस H2SO4, ये जब रिएक्शन करता है तो बनाएगा ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे जो एटम है, यहाँ जिंक का 1 एटम है, तो इधर भी आप देख सकते हो कि जिंक जो है ओनली 1 एटम। यहाँ पे H2 का 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है,
तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। यहाँ पे SO4 सल्फर का एक, यहाँ पे भी सल्फर का एक, यहाँ ऑक्सीजन के 4, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4। तो ओवरऑल आप देखोगे कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसमें जो मास है वो सेम रहेगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके। तो अब हम देखेंगे कि बैलेंसिंग करते कैसे, किसी भी रिएक्शन का अगर बैलेंसिंग करना है, ये जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, पर कह सकते हैं स्केलेटन टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो अगर आपको किसी रिएक्शन का बैलेंसिंग करना है तो वो कैसे करोगे, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि Fe प्लस H2 ये बन रहा है Fe3O4 एंड H2। अब यहाँ पे देखो Fe के यहाँ पे ओनली वन एटम है, यहाँ पे 3 एटम है, इम्बैलेंस हो गया। यहाँ पे O का वन एटम है, यहाँ पे 4 है, H2 दोनों तरफ सेम है। तो राइट केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। ओके, आपने बॉक्सेस फॉर्म कर दिए सबके। अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। अब क्या करना, सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ एटम। अब आपको काउंटिंग करनी है। एक तरफ जैसे यहाँ पे Fe है, किसमें, रिएक्टेंट में, यहाँ Fe है प्रोडक्ट में। तो आपको एक एक एलिमेंट का लिखना रहेगा कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका 3 है। तो एक बार सारी काउंटिंग करो। तो काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशंस। अब आपने काउंटिंग कर ली, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे करोगे आप। ये काउंटिंग हो गई, यहाँ देख सकते हैं आप Fe का नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइड ओनली 1 और प्रोडक्ट साइड 3 हो गए, ये डिफरेंट है। H का अगर देखोगे तो बोथ साइड हैव 2 2, तो ये तो बैलेंस्ड है। एंड O का अगर देखोगे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स of element which has maximum number by the putting in front of them। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो नंबर का डिफरेंस है उसको पहले सेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस जो आ रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1, तो इसको पहले बैलेंस करो। यहाँ पे 4 है तो इसको क्या कैसे आप कर सकते हो, इसके आगे आप 4 लगा दो। ओके, यहाँ पे 4 लगा दिए। तो अब देखो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे 8 हो गए। अब देखो, try to equalize all the atoms of elements on the reactant and product side by adding coefficient in front of that। अब देखो सबको इक्वलाइज करते हैं। देखो यहाँ 4H2O है, तो यहाँ पे 4 तो हो गया बैलेंस, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ऑक्सीजन दोनों तरफ 4 4 हो गया। तो यहाँ पे अपन ने इसको तो बैलेंस कर दिया। अब देखो यहाँ पे H2 यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कितना हो गया, 8 हो गया। ओके, और यहाँ पे 2 ही है तो इसको भी अपन क्या करते थे, 8 कैसे करेंगे, यहाँ पे अपन ने 4 डाल दिया, तो यहाँ पे भी 8 हो गया। अब देखो यहाँ ये दोनों बैलेंस्ड हो गए। अब यहाँ बैलेंसिंग करना, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अगर अपन आगे 3 लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब देखो 3Fe 4H2O Fe3O4 एंड 4H2, तो ये बैलेंसिंग हो गया। अब देखो Fe यहाँ पे भी 3, इस तरफ भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे H8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4, तो पूरी बैलेंसिंग हो गई। नाउ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल इन बोथ साइड, तो दोनों तरफ इक्वल जो है एटम्स बन गए। अब आप फिजिकल स्टेट के फॉर्म में रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। जैसे Fe है तो वो किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड के फॉर्म में रहता है। H2 हमेशा यहाँ पे मॉइस्चर को अपन लिख रहे हैं क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर Fe जो है फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो मॉइस्चर कंटेंट को अपन गैसेस में लेंगे। यहाँ पे देखो Fe3O4 बन रहा है, रस्टिंग हो रही है, और साथ में 4H2 गैसेस जो है वो रिलीज हो रहा है। तो अगर आप इन दोनों तरफ का मास देखोगे तो मास जो है वो इक्वल रहेगा। ओके, देन राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, फिर आप एरो के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये जो है वो आप एरो के ऊपर लिख सकते हो। तो ये था कैसे बैलेंसिंग करते हैं रिएक्शंस को।
तो अभी तक का आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एजुको। एजुको चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।